आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका जो वेरिएशन है पीरियड्स में और ग्रुप में वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ नीट में जो क्वेश्चंस आए 2007 से लेके 2019 तक उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं, इस तरह से डिनोट कर देते हैं, डेल्टा आई एच नॉट। यहाँ पर डेल्टा जो है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन, एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, और ये जो नॉट का साइन है ये आपको स्टैंडर्ड का बता रहा है, तो स्टैंडर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी change takes place to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom। किसी न्यूट्रल यानी कि जिसपे कोई चार्ज ना हो, आइसोलेटेड मतलब कोई दूसरा एटम उसके साथ अटैच ना हो, और गैसियस स्टेट में अगर कोई एटम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो मेटल्स की होती है। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए मेटल्स के केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, और इसीलिए मैं इसमें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना होगा तो आपको जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करनी होगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो साइज पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा साइज होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, और जितना साइज कम होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट ज्यादा लगेगी। उल्टा बोल दिया लग रहा है, जितना साइज बड़ा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट कम, और जितना साइज छोटा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट ज्यादा। ये मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ग्रुप में और पीरियड्स में दोनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशन को एक ही साथ एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज डिक्रीज होगा अलोंग अ पीरियड, और जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा अलोंग अ ग्रुप। तो इस तरह से जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो साइज डिक्रीज होता है, और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज है या जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन साइज जितना बड़ा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, और साइज जितना छोटा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ऐसा मैं आपके साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था, और कहा था जो एल्कली मेटल्स में सीजियम एटम रहता है, रुबिडियम एटम रहता है, पोटेशियम एटम रहता है, जो कि साइज बड़े एटम है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को पुल करना आसान रहता है। ऐसा इसलिए है कि जो बड़े साइज का एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जा सकता है बड़े साइज के एटम्स में। जबकि जहां साइज छोटा है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल करने तो आपको हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करनी होगी। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जब आप ग्रुप में मूव करते हो, व्हेन यू मूव अलोंग अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि लो अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट रहेगी बड़े साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन को पुल करने में। तो बहुत सीधी सीधी बात मैं आपसे करता हूँ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे अलोंग अ पीरियड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी जल्दी बता दो, डेल्टा आई एच नॉट, बोलो बोलो, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? हाँ, कुछ बच्चे तो उसके इजी इजी बोल रहे हैं कि सर जो आपको ठीक लगे समझ लेना। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कम होगी, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी। और जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो अलोंग अ ग्रुप आप मूव करते हो तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने की वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो अलोंग अ ग्रुप मूव करने पर क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम है
भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये आपका मान लीजिए फ्लोरीन आ गया, तो जो नियॉन जो सॉरी इसके ऊपर आएगा आपका कौन, हीलियम आएगा। हीलियम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे साइज का एटम है, और इसीलिए जो हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में कैसी है, हाईएस्ट है। तो हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है एल्कली मेटल्स में वो रहता है फ्रॉन्शियम, अगर आपको याद आ रहा है। मान लीजिए फ्रॉन्शियम ही है, तो उसका साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में अब तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, हालांकि 119 वाला भी डिस्कवर हो चुका है, उस पर काम चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन अभी आपके सामने फ्रॉन्शियम है। तो आप जैसा देख पा रहे हो, फ्रॉन्शियम का साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगा, और इसीलिए इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, लीस्ट होगी। और इसीलिए मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लो होती है। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर के बारे में। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वेरिएशन है वो साइज पे एक्सप्लेन नहीं हो पाता, साइज की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, देन वी सी द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ बना रहा हूँ, उनके साइज के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज सपोज लिथियम, एंड देन दिस इज, बोलो, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बस इतनी मुझे बात करनी है। देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा वेरिएशन हमें मिलता है। दिस इज लेट्स से लिथियम, एंड दिस इज बेरिलियम, दिस इज बोरॉन, दिस इज कार्बन, सपोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दिस इज द फ्लोरीन, सबसे छोटा साइज का अलोंग अ पीरियड। तो यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है आपको कि जो बोरॉन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज छोटा होने की वजह से बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बेरिलियम। भाई जाहिर सी बात है, अभी तक जो आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग जितना साइज छोटा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो इस सेकंड पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो साइज बेरिलियम और बोरॉन का अगर कंपेयर करोगे तो बोरॉन का साइज छोटा है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट है वो बोरॉन के लिए कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्चुअल डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम की ज्यादा हो गई है देन द बोरॉन। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम की वो ज्यादा हो गई है देन द बोरॉन। अब देखो भाई, ये वाला जो फैक्टर है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हम साइज के बेस पे तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसके लिए जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर साइज पर आंसर हमें नहीं मिलता है और ऑब्जर्वेशन साइज पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ हट के मिलता है, देन वी लुक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बेटा, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 5 है। यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम बेरिलियम का, so it would be 1s2, ये बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ 1s2 2s2, और अगर बोरॉन का लिखोगे क्या आएगा, 1s2, वेरी गुड, 2s2 एंड 2p1। तो देखिए आपको मालूम है s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s 2s1 2s2, ये आ गया। और p में भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2p सबशेल से निकलेगा ना, तो यहाँ पर 2p1। आप मुझे बताएंगे 2s2 और 2p1 में कौन पार्शियली फिल्ड है,
2p1 कौन फुल्ली फिल्ड है? वेरी गुड। 2s2 जो है वो फुल्ली फिल्ड है। तो ये तो हो गया आपका पार्शियली फिल्ड। कुछ आप मुझे बताएंगे पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? वेरी गुड। तो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज योर फुल्ली फिल्ड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। और जैसा आपको मालूम है जो फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ड्यू टू द मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, बल्कि ऐसा बोलते हैं हाईली स्टेबल। क्या बोलते हैं? हाईली स्टेबल। अगर हाफ फिल्ड होता तो एक्स्ट्रा स्टेबल बोल देते हैं, और फुल्ली फिल्ड के लिए हम यूज करते हैं हाईली स्टेबल। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो जो बेरिलियम का केस है बेटा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 वो कैसा है? ज्यादा स्टेबल टाइप है देन द पार्शियली फिल्ड 2p, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आखिरी निकलेगा, रिलीज होगा, वो कौन सा होगा? p1 वाला ही तो होगा। तो ये कैसे है? लेस स्टेबल है। अब आप बात को समझ पा रहे हो भाई? जो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए जो ओवरऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं वो किसकी ज्यादा हो जाएगी? बेरिलियम की। इवन जो साइज है वो बेरिलियम का मोर है देन द बोरॉन। मैंने आपको बताया अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो बेरिलियम और बोरॉन को बेटा अगर कंपेयर करोगे तो साइज छोटा किसका है? बोरॉन का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे तो बेरिलियम और बोरॉन में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम की आपको ज्यादा मिलेगी। इवन जो साइज है बेरिलियम का वो बोरॉन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो जब आंसर आपको साइज के बेस पर नहीं मिलता, देन वी लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो आंसर है बेरिलियम और बोरॉन वाला, that will be given on the basis of stability of electronic configuration, according to which beryllium has highly stable 2s2 configuration, right? और बेटर रहेगा हाईली स्टेबल जो हम यूज करते हैं नोबल गैसेस के लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आप लोग हाईली स्टेबल की जगह मोर स्टेबल लिखें। जब हाफ फिल्ड हो जाएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबल लिखिएगा, और इसको अवॉइड करेंगे हाईली स्टेबल लिखने के लिए। लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाईली स्टेबल जनरली हम लोग नोबल गैसेस के लिए यूज किया करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन केस ऑफ बेरिलियम द 2s2 fully filled atomic orbitals are more stable than the 2p1 partially filled less stable electronic configuration of boron. That's why it is easier to pull an electron from the partially filled less stable 2p1 electronic configuration of element boron. That's why ionization enthalpy of boron is lesser than the beryllium. Even the size of beryllium is lower than that of बोरॉन। ये आपके एनसीईआरटी का ही ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पीज ली गई है एल्कली मेटल्स की, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की, और वाई एक्सिस पर एटॉमिक नंबर। यानी कि ये जो ग्राफ है ये एटॉमिक नंबर वर्सेस आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज है फॉर एल्कली मेटल्स। जैसा हम आपको अभी बता रहे थे, सबसे बड़ा साइज जो एल्कली मेटल्स का होगा वो लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो एल्कली मेटल्स में, टॉप टू बॉटम मूव करोगे लिथियम टू फ्रॉन्चियम, तो साइज इंक्रीज करेगा, यानी कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है। और जब साइज लिथियम का सबसे छोटा है तो उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो वही आपको यहाँ दिखाई पड़ा डाटा 520 किलो जूल पर मोल। और अभी जो आपसे एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया है कि साइज तो छोटा है बोरॉन का, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा आ रही है? बेरिलियम की। तो ये अभी आपसे जो डिस्कस किया है हमने कि साइज छोटा बोरॉन का, फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? बेरिलियम की। ये हम किस बेस पे एक्सप्लेन करेंगे भाई? ये हम किस बेस पे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मोर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का आया था? 2s2। और यहाँ क्या आया था बोरॉन के केस में? 2p1। ये पार्शियली फिल्ड है और ये फुल्ली फिल्ड है 2s2, तो इसलिए मोर स्टेबल होगा देन द 2p1। इसलिए बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की अमाउंट ज्यादा चाहिए होगी। आई होप सबको बात समझ में आ रही है।
सेम ऑब्जर्वेशन आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन के मुकाबले छोटा होगा और साइज जो नाइट्रोजन का होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के बेस पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। साइज छोटा ऑक्सीजन का है, लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो किसके लिए ज्यादा आ रही है? वो ज्यादा आ रही है नाइट्रोजन के लिए 1402 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कम है 1314 किलो जूल पर मोल। तो अभी आपको बताया, अगर आंसर साइज पर नहीं मिलता देन वी लुक फॉर वेरी गुड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखोगे। तो मैं आपको उसी बेस पर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों हो गया 8 हो गया बेटा। तो अगर आप 7 वाले का एटॉमिक नंबर 7 का EC लिखोगे दैट इज 2s2 2p6, सॉरी यहाँ तो p6 तक पहुंचेंगे नहीं, 2p3 आ जाएगा बेटा। और अगर 8 का लिखेंगे तो इट वुड बी 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब आप बात समझ रहे हो, ये p4 कैसा है? पार्शियली फिल्ड है। दिस p4 इज पार्शियली फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। पहले एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा, देन द पेयरिंग विल स्टार्ट इन द सेम सबशेल। तो p4 कैसा है? पार्शियली फिल्ड। और ये p3 कैसा हो गया बच्चों? क्यों, कैसी बातें करते हो यार? हाफ फिल्ड। फुल्ली फिल्ड तो तब होगा जब p6 होगा। तो कैसा है ये? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड में ड्यू टू द मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द पार्शियली फिल्ड। तो इसीलिए क्योंकि ये p4 कैसा है? पार्शियली फिल्ड है। तो पार्शियली फिल्ड अगर है तो ऐसी बात है इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? लेस स्टेबल होगी। और ये कैसा होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल हम यूज कर लेते हैं। हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम एक्स्ट्रा स्टेबल टर्म यूज कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए भले ही साइज ऑक्सीजन का छोटा हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है फॉर नाइट्रोजन वुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम साइज के बेस पे आंसर नहीं पता कर पा रहे देन वी गो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, अगर हम इनको फिर अरेंज करें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो कैसे हम इसे अरेंज करेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए, तो अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अरेंज करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन के बाद नियॉन रहेगा, क्योंकि वो नोबल गैस स्पीशीज है। अगर मैं सेकेंड पीरियड के मेंबर्स को सभी को कवर कर लूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, तो सबसे ज्यादा यानी कि जो नियॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल टाइप होगा 2s2 2p6 वाला। तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की। लेकिन अभी आपने पढ़ा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल p3 कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, आना चाहिए था इसके बाद बोरॉन। लेकिन अभी आपने सीखा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा हो जाती है, इसलिए बेरिलियम, देन बोरॉन एंड देन लिथियम। तो ये ऑर्डर काफी बार आपसे आपके होम बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। दो जगह यहाँ पर ध्यान से चल रहे हैं, और वो दो जगह कौन कौन सी हैं आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। वो दो जगह आपके पास है, एक तो रही बेटा ये वाली, ठीक है, और एक रही आपके पास ये वाली। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना है। होना चाहिए था ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और उसका रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है p3 एक्स्ट्रा स्टेबल होता है देन द पार्शियली फिल्ड p4 कॉन्फ़िगरेशन। और यही वजह है कि जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरॉन ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। ऐसा ही सेम ऑब्जर्वेशन आपको बेरिलियम और बोरॉन में भी मिलता है। ये डाटा एक बार आपकी एनसीईआरटी से मैं कोरिलेट भी कर लेता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा
नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्लियर है सबको। उसके बाद क्लोरीन, यही लिखा है हमने। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो होना चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन P3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई, तो नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन कार्बन, और यहाँ फिर वही बात आ गई बेरिलियम और बोरॉन की। होना चाहिए थी ज्यादा, बोरॉन की साइज छोटा है, लेकिन मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जो ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह का है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन के मुकाबले ज्यादा होगी, तो बेरिलियम after that boron and lithium has the least ionization enthalpy in the first period of the periodic table। देखिए इस तरह का कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो है वो ग्रुप में नोटिस नहीं हो रही है। ये आपके सामने एल्कली मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज यहाँ डिस्कस की गई हैं। एक्स एक्सिस पर जो है आपको एटॉमिक नंबर्स लिए गए हैं, वाई एक्सिस पर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू दी गई है एल्कली मेटल्स के लिए। आपको मालूम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि वाटर में अगर आप मिक्स करोगे तो ये केमिकली रिएक्ट करके एल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखिए सबसे जो ज्यादा वैल्यू है वो लिथियम की है, उससे बड़ा साइज सोडियम का है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। उससे छोटा साइज पोटेशियम का है, इसका और कम हो गया। रुबिडियम का डाटा आप देखेंगे और कम हो गया, और सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। फ्रांशियम का डाटा दिया नहीं है, बट 100% फ्रांशियम का साइज फर्स्ट ग्रुप में और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो फ्रांशियम के लिए कैसी होगी, लीस्ट होगी, राइट। यानी कि जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्रांशियम की होगी। ये AIPMT 2009 की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है which of the following electronic configuration will lead to the highest ionization enthalpy। आपको उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहचानना है जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम हो। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, सेकंड में भी आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, और थर्ड ऑप्शन में भी आउटर मोस्ट शेल थर्ड ही है, जबकि फोर्थ में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फोर्थ है। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल फोर्थ जहां पर है वहां साइज सबसे बड़ा है, और दूसरी बात हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। तो फर्स्ट वाला P1 पार्शियली फिल्ड है, सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें P हाफ फिल्ड है, ये वाली कंडीशन है। तो आपको मालूम है हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है P3 वाला वो ज्यादा स्टेबल होगा देन द पार्शियली फिल्ड, और P2 वाला उतना स्टेबल नहीं होगा जो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। फोर्थ में भी P3 है, लेकिन साइज क्योंकि थर्ड शेल वाला जिसके आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा, तो इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। जबकि फोर्थ में भी P3 हाफ फिल्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब देखिए 13 ग्रुप के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा हट करके है, और एम्स में काफी क्वेश्चन जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। क्वेश्चन जो है इसी पर्टिकुलर फैक्ट से आएंगे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर 13 ग्रुप में एलिमेंट्स का डिस्कशन हम करें तो एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम एंड निहोनियम NH। पर यहाँ जो क्वेश्चंस आपको मिले वो ज्यादातर बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम से मिलकर से ही बने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एटॉमिक साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे तो वो ये रहेगा, बोरॉन का साइज सबसे छोटा, देन गैलियम आ जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा। लगता है ऐसे जैसे टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज होता है, होता भी है बाकी ग्रुप में, लेकिन 13 ग्रुप में ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। 13 ग्रुप में गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो गया है और एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज की अगर हम बात करेंगे 13 ग्रुप में तो वो रहेगा बोरॉन ग्रेटर देन स्मॉलर देन गैलियम, स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इंडियम, देन थैलियम एंड देन निहोनियम, लाइक दिस। अब ये क्यों यहाँ पर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से
छोटा हो गया है, उसका हम रीजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो रीजन है वो हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट पे मिलेगा, शील्डिंग इफेक्ट पे मिलेगा। ये बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 18 ऐड कर दीजिए, 31 यहाँ आ जाएगा। फिर आप ऐड कर दीजिए 18, you will get of indium, then you add 32, you will get 81, and then you add again 32, then you will get 114, sorry 130। मैं इनका कोर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूंगा बोरॉन का तो इट इज हीलियम 2s2 2p1। ये जितने भी 13 ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ns2np1 टाइप का होता है बेटा। और एल्यूमिनियम का अगर लिखेंगे तो नियॉन 3s2 3p1 1, 10 नियॉन का, 12 s2 में और 1 13। सिमिलरली गैलियम का अगर लिखेंगे तो हीलियम नियॉन, वी यूज आर्गन टू राइट कोर कॉन्फ़िगरेशन एंड इट वुड बी 3d10 आएगा, 4s2, पहले 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, then electron will be filled in 3d10 and then the electron will enter in the 4p1। अब देखिए सारा रीजन यहीं पे छुपा हुआ है। आप एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, अगर मैं एल्यूमिनियम का डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये इस तरह से रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप देख पा रहे हो कि एल्यूमिनियम के केस में जो s सब शेल है 1s 2s 3s, इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। और s सब शेल का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा शेप है, स्फेरिकल है। और इसीलिए जैसे मैं आपको अगर कोशिश करूं यहाँ पर दिखाने की, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, ये फर्स्ट शेल मान लीजिए, ये सेकंड शेल मान लीजिए, और जरा मैं इसको एडजस्ट करूं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये सेकंड शेल आ गई और ये मान लीजिए थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के केस में बेटा प्रेजेंट है थर्ड शेल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे यहाँ पर होंगे थर्ड शेल में 3s2 3p1। तो ये जो s सब शेल है जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस आ गया। ये आ गई 1s सब शेल स्फेरिकल शेप की, ये आ गई 2s सब शेल बड़ी होगी साइज में, ये आ गई हमारे पास 3s सब शेल। तो आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैं अपने सामने स्फेरिकल फुटबॉल रख लूं। अगर मैं अपने सामने फुटबॉल रख लूं, मेरे नेक्स्ट क्या मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। इसी तरह से ये सेंटर में जो प्रोटॉन्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो सेंटर में प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में, ये आउटर मोस्ट शेल में जो 3s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन आ गया बीच में, 1s। हो सकता है कभी ये 2s भी यहाँ पर आ जाए बीच में, और ये क्या आ गया लास्ट में 3s। तो ये जो s सब शेल के इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें एंटर कर रहे होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जिसमें की पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में स्क्रीनिंग का काम करते हैं, शील्ड का काम करते हैं, जिससे कि सेंटर में बैठे हुए जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से वॉच नहीं कर पा रहे होते। देखिए मैं इस तरह से एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, फर्स्ट जो रो है चेयर की उस पर कोई बच्चे बैठे हुए, सेकंड रो में बैठे हुए, थर्ड में बैठे हुए। तो अगर कोई स्फेरिकली शेप्ड फुटबॉल मैं ऐसे अपने आगे रख लूं तो मेरे नेक्स्ट क्या मैं कहाँ देख पाऊंगा, या देख पाऊंगा तो उतना अच्छे से नहीं देख पाऊंगा। तो वही हिसाब यहाँ पे सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है उनके साथ भी है। जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं उनके सामने अगर कुछ, ये तो खैर स्क्वायर है मेरे हाथ में, स्फेरिकली शेप्ड ऐसे एस सब शेल आ गई है 1s की 2s की, तो वो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उनके बीच में, प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन वो लगना चाहिए उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी कि ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसलिए जो आउटर मोस्ट शेल है थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो एस सब शेल में यहाँ पे दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, स्फेरिकली शेप 2s और 1s, ऐसा नहीं है ये हमेशा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के सामने हमेशा रहेगा। हो सकता है कभी ये जो 2s सब शेल है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़े,
लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि कभी 2s आ रही है सामने, तो कभी पता चला 1s आ गई, तो शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि एस सबशेल कैसी है, स्फेरिकली शेप्ड है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ज्यादा स्क्रीनिंग की वजह से जो साइज है थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यही रीजन है कि जो गैलियम आप देख रहे हो, जो एल्यूमिनियम आप देख रहे हो, उसका साइज जो है वो गैलियम के मुकाबले क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि ये सेकंड शेल का एलिमेंट है, सॉरी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, लेकिन आप देखेंगे जो साइज है एल्यूमिनियम का वो गैलियम के मुकाबले कैसा हो गया, बढ़ गया। अच्छा, अब बात ये आती है भाई गैलियम में ऐसा क्या हुआ कि उसका साइज छोटा हो गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये सपोज गैलियम है, गैलियम में आप देखोगे गैलियम का साइज जो है वो कैसा हो गया, एल्यूमिनियम से छोटा। दो कॉन्सिक्वेंसेज है, पहले एक तो बात कर लिया कि एल्यूमिनियम का साइज स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से नॉर्मल कंडीशन से जैसा कि ऑब्जर्वेशन आता है वो बढ़ जाएगा। ऐसा आपको जितने भी सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उन सभी में ऑब्जर्वेशन ऐसा मिलता है। सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें साइज का जो वेरिएशन है नॉर्मल वेरिएशन से ज्यादा दिखाई पड़ता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंटरवीनिंग एस सबशेल स्फेरिकली शेप्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि स्फेरिकली शेप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एस का है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्किनिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है गैलियम का साइज क्यों ओवरऑल छोटा हो गया, जबकि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो फोर्थ है। तो यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें हो रही है बेटा, 3D में हो रही है। ये कुछ इस तरह से रहता है डी सबशेल, देखो भाई डी को आपको मालूम है डबल डंबल रहता है इस तरह से, ये डबल डंबल है, राइट, क्लोवर लीफ मॉडल है। तो ये इस तरह से देखिए, अगर मैं अपने हैंड को क्रॉस कर लूं इस तरह से देखिए, तो आप देख पा रहे हो ये ऑर्बिटल से मान लीजिए इनके बीच में गैप है ना, ये गैप दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, ये वाला गैप, ये देखो ये गैप दिखाई पड़ रहा है। जब गैप है तो शील्डिंग कैसी होगी डी सबशेल के द्वारा, पुअर होगी। और यही वजह है कि पुअर शील्डिंग की वजह से जो 3D में यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स 3D आ गए, और एक बाहर आउटर मोस्ट शेल भी होगी यहाँ पर फोर्थ वाली। तो जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जो गैलियम का साइज है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द प्रोटॉन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 3s और 2s अब भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं 3s 2s हट गए, लेकिन आप देखेंगे 3s और 2s जो स्क्रीनिंग कर रहे होंगे या 1s जो स्क्रीनिंग कर रहा होगा वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो इस डी सबशेल की पुअर शील्डिंग का आएगा। आप बिल्कुल ऐसे याद रखो, जैसे मान लीजिए आपने एक फील्ड सजाया हुआ है, आप मैच खेल रहे हैं और आपने एक फील्ड सजाया हुआ है, और यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा फील्डर लगा दिया जो कोई बॉल पकड़ ही नहीं पाता, तो भाई ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये 1s बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको मालूम है जब आप गेम खेलते हो जो आपका सबसे प्रिय दोस्त होता है, जिसका बैट होता है, जिसके विकेट होते हैं, आपको मालूम है खिलाना भी ऐसे और ऐसी जगह लगाना जहां बॉल कम जाती है, तो जनरली उसको थर्ड मैन पे लगा देते हैं। तो वो क्या करता है जब बॉल जाती है तो उसके पास से लाजमी सी बात है निकल के जाना है। तो वही हाल यहाँ 3D का भी है। इतनी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है कि जो 1s 2s की जो मेहनत थी, अगर गलती से भी बॉल चली गई, गलती से भी बॉल थर्ड मैन की तरफ चली गई, वो फिर 4 होना ही है। तो वही हाल यहाँ पर 3D का भी है। इतनी ज्यादा पुअर शील्डिंग है जिसकी वजह से जो गैलियम है उसका साइज कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब देखिए आप एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से क्यों बढ़ गया, दो इफेक्ट्स हैं। एल्यूमिनियम का साइज स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एबनॉर्मली बढ़ गया, और गैलियम का साइज पुअर शील्डिंग डी सबशेल की वजह से एबनॉर्मली डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे ये आएगा, सबसे छोटा साइज बोरॉन, उसके बाद गैलियम आना चाहिए था एल्यूमिनियम, लेकिन आपने अभी सीख लिया किसका साइज छोटा होगा, गैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम एंड देन इन द लास्ट नियोनियम। आई होप मेरी बात सब बच्चों को क्लियर है। अब इस पर बेस कैसे एम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो जल्दी से हम डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए एम्स में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ दोनों ही बातें हमें देखनी पड़ेंगी, साइज का वेरिएशन भी देखना पड़ेगा और साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निगाह हमें रखनी पड़ेगी। देखिए ये लिथियम है, जो एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए उनका मैं आपको पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है उसको मैं जल्दी से यहाँ बना देता हूँ। सोडियम, देन वी हैव फर्स्ट ग्रुप में और कोई नहीं है, सेकेंड ग्रुप का हमारे पास बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है और 13 ग्रुप में बोरॉन है हमारे पास, नहीं बोरॉन नहीं है, चलो मैं लिखता हूं अभी के लिए। एल्यूमिनियम भी है और गैलियम में गैलियम भी है। अब जो एलिमेंट नहीं है वो मैं हटा देता हूं। देखो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, एक तो लिथियम का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर और बोरॉन का जिक्र नहीं है, बाकी जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो सब यहाँ पर आ गए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप की हम बात करें, इस सेकंड ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो होता है NS2 टाइप का। एस सब शेल कैसी है, फुल्ली फिल्ड, और यहाँ पे कैसा होता है NS1 टाइप का, और यहाँ क्या होगा NP1 टाइप का, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हो उसकी बात बता रहा हूं मैं, राइट, इस तरह से। अब इन सब में अगर साइज की बात करें तो सबसे छोटा जो साइज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा बेरिलियम का। क्लियर है, सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम का होगा। तो लगता ऐसे है कि ये देखो ऑप्शन बेरिलियम के लिए क्या दिया है, मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है देन द बेरिलियम। तो ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है ना, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए गैलियम से, सॉरी मैग्नीशियम से, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरी बात, सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा। देखो ये सोडियम के कंपैरेटिवली जो एल्यूमिनियम का साइज है ना वो कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप किसी पीरियड में मूव करते हो साइज डिक्रीज होता है। चलो इसको अभी ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम गैलियम की और कैल्शियम की। तो ये रहा गैलियम, ये रहा कैल्शियम। तो गैलियम का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा देन द कैल्शियम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, गैलियम की देन द कैल्शियम। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है एम्स में पूछा गया 2010 में, अगर ये इतना ही आसान होता तो एम्स में नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जो अभी इफेक्ट आपने पढ़ा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका इंटरफ्रेंस यहाँ पर रहेगा, और उस इंटरफ्रेंस की वजह से आप पाएंगे कि जो यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखा है ऊपर, साइज का ही अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। रियल मायने में जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का अगर साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखोगे तो मैग्नीशियम के सामने गैलियम और गैलियम के मुकाबले एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होना चाहिए। अब फिर से हम ऑप्शंस पे निगाह मार लेते हैं। देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया था कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी इन सब में अगर कंपेयर करते। तो अगर ये ऑप्शन ऐसा होता बी इज ग्रेटर देन एमबी तो ऑप्शन वो होता बेटा, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सा है, 2s2 वाला है। अच्छा जी, अब आते हैं मैग्नीशियम। ये देखिए सोडियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब आप देखो एल्यूमिनियम का साइज तो हमने बढ़ा दिया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस की वजह से ओवरऑल एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया। तो इसे सोडियम के साथ कंपेयर ना करें तो अच्छा, करोगे भी तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम आएगी देन द सोडियम, ये बात रही। लेकिन अब यहाँ पे P1 है, सॉरी एल्यूमिनियम का साइज तो छोटा होगा ना ओवरऑल, तो ये बात रही। गैलियम और कैल्शियम की अगर बात करें तो ये गैलियम का साइज कहाँ पहुंच गया, ऊपर चला गया, और कैल्शियम से इसकी ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन Mg और Al वाला है, पहले आप इसे देखो तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली साइज, मैग्नीशियम में यहाँ पे दो रीजन है। देखो मैग्नीशियम में यहाँ पे आएगा 2s2 यानी कि फुल्ली फिल्ड, और साइज जो है मैग्नीशियम का क्या हो गया, एल्यूमिनियम से छोटा है, और एल्यूमिनियम का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो रहा है, जो कि क्योंकि एम्स की प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान से आपको करना होगा। और लॉजिक ये है कि एल्यूमिनियम का साइज स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से बढ़ गया और गैलियम का साइज पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से छोटा हो गया। तो ओवरऑल जो एल्यूमिनियम का साइज है वो गैलियम के मुकाबले कैसा आएगा, बड़ा आएगा।
इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सेकंड है वो आंसर में बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम और हमारे पास है, ये भी एम्स का 2017 की प्रॉब्लम है। बड़ा इंटरेस्ट है एम्स वालों को जो एम्स के पेपर सेट करते हैं एल्यूमिनियम में। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का डिस्कशन किया गया है। सोडियम है, देन मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन। ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं बच्चों। तो यहाँ पर सोडियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो दिया गया हमें 496 वैल्यू दी गई है, मैग्नीशियम की दी गई है 737 और सिलिकॉन की दी गई है 786। और आपसे जानना चाहा है कि जो एल्यूमिनियम है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट है वो क्या होगी, वो हमसे जानना चाहा है। तो यहाँ भी बेटा बच्चे क्या सोचते हैं 737 और 786, तो इसके इंटरमीडिएट होगी क्योंकि साइज एल्यूमिनियम का इन दोनों के बीच का है। तो जनरली बच्चे कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हैं, 756 वाला प्रेफर कर लेते हैं या 760 वाला कर लेते हैं। 986 वाला तो कोई नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, थर्ड वाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज यस स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कैसा हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है एल्यूमिनियम के लिए इन दोनों के मुकाबले काफी कम आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 13 ग्रुप में काफी बढ़ गया है। और इसीलिए जो एग्जैक्ट वैल्यू एल्यूमिनियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल की आती है दैट इज 577 किलो जूल पर मोल। ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है जिस पर आपको भी बताया कि एल्यूमिनियम का साइज 13 ग्रुप में गैलियम के मुकाबले बड़ा हो जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन जो है वो सोडियम और मैग्नीशियम से रिलेटेड है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम की इट इज लोअर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम में से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, but the second ionization enthalpy of sodium becomes much greater than that of magnesium। क्वेश्चन ये है बेटा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम के लिए, उसकी वैल्यू तो मैग्नीशियम से कम है, लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो मैग्नीशियम के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका रीजन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर मिलता है। अगर मैं मैग्नीशियम का जिसका एटॉमिक नंबर 12 है कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, इट बिकम्स नियॉन 3s2। नियॉन का मतलब 10 और ये 3s2 का मतलब 12, यानी कि यहाँ पे s सब शेल कैसी है बेटा, फुल्ली फिल्ड है। इसी तरह से सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, अगर इसका EC लिखूंगा इट इज नियॉन 3s1। बात समझ में आती है। यहाँ पे s सब शेल कैसी है, पार्शियली फिल्ड है, और यहाँ कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। तो ये जो मैग्नीशियम का केस है इसमें s सब शेल फुल्ली फिल्ड है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी कि ये बन जाए Na पॉजिटिव और ये बन जाए Mg पॉजिटिव, तो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सोडियम में से जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, नियॉन 3s0, नोबल गैस वाला हो जाएगा। ये कैसा है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कैसा है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही बड़ा टास्क है, और मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, ये नियॉन 3s1। तो s1 का मतलब कैसा, पार्शियली फिल्ड। तो आप समझ रहे हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम की कहीं ज्यादा हो जाएगी देन द मैग्नीशियम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो सोडियम है
वो नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जो कि हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की, वो मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो गई है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। आपको दो एलिमेंट दे दें, एक सोडियम दे दें, एक मैग्नीशियम दे दें, और एक एल्युमिनियम दे दें, और एक और मान लीजिए कोई और कार्बन दे दें। आपसे पूछें भाई बताओ भाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इन एलिमेंट में सबसे ज्यादा किसकी होगी। देखो ये तो रहा बेटा 3s1, ये कितना रहा 3s2, ये क्या रहेगा 3s2 3p1, और राइटिंग छोटा आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आप समझ पा रहे हो। और ये कितना हो गया 2s2 2p6 होगा ना, 2p2 1s2 2s2 2p2। तो अब आप समझ पा रहे हो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी, वो पूछ रहे हैं बेटे। देखो अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो जाएगा 3s0, एक और कर दिया तो हो जाएगा 2p5। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम ने अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, मतलब यहां के बाद ये वाला दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो क्या हो जाएगा नियॉन 3s0। यानी कि मैग्नीशियम के केस में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हो। अच्छा फोर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम। अगर फोर्थ पूछते तो आंसर हो जाता एल्युमिनियम, क्योंकि एक चला गया P0, दो चले गए Sk, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा नोबल गैस वाला। तो इस तरह से, और ये बात कार्बन में भी लागू हो जाएगी जहां तक है, नहीं कार्बन में तो फिफ्थ के लिए जाएगी। तो ये इस तरह से एल्युमिनियम के लिए जो फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और मैग्नीशियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे दी, सेकंड दे दी, और थर्ड एकदम जंप कर गई, तो समझ जाओ उसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। बात समझ रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोशन में, क्योंकि उसके बाद तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमें मिला करते हैं जेई वगैरह।